चमोली के तपोवन रेणी में आपदा आने के बाद पूरा उत्तराखंड राज्य और पूरा देश स्तब्ध है। और इस आपदा के बाद जो बहुत जरूरी सवाल है वो हमारे सामने है, क्योंकि आपदा तो आके जा चुकी है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। सर्वप्रथम जितने भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और बाकी जो इस तरीके के इलाके हैं जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है पर्यावरण की दृष्टि से, वहां पर इस तरीके के बड़े जो डैम्स हैं उनको लगाने से पहले एक बार सरकार को सोचना चाहिए, पर्यावरणविदों से, वैज्ञानिकों से एक बार परामर्श लेना चाहिए। और अगर वो मना कर रहे हैं तो इस तरीके के जो परियोजनाएं हैं वो ऐसे इलाकों में नहीं लगानी चाहिए। साथ ही साथ नदी की अविरल धाराओं को नहीं रोका जाना चाहिए। बड़े डैम्स बनाने के वक्त में रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाए जाने चाहिए। और इतने बड़े जो परियोजनाएं होती हैं जिस प्रकार की, उसमें जितने भी चेतावनी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अलार्म, साइरेंस, तमाम चीजें जो ट्रेनिंग होती है डिजास्टर के वक्त पे, वो सारी पुख्ता ट्रेनिंग लोगों को दी जानी चाहिए ताकि जान माल का नुकसान आने वाले भविष्य में कम हो। साथ ही जो तपोवन रेणी की आपदा थी उसमें जितने भी लोग मृत हो गए हैं उनके लिए एक खास जो मांग रखी जानी चाहिए सरकार से, वो ये है कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उनको लोगों को दिया जाना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। अभी जो मुआवजा उनको टोटल मिला है 4 लाख, 20 लाख, 2 लाख, अलग अलग, उससे वो पर्याप्त मुआवजा नहीं है। उनको 50 लाख का कम से कम दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनको भी 5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। और जितने भी पुल टूट गए हैं, जितने भी बड़े पुल या छोटे झूला पुल टूट गए हैं, उनका जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाना चाहिए। बाकी हमारी संवेदनाएं तमाम लोग जो इस आपदा का दर्द झेल रहे हैं। इसी बात के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष देशांडेल, पर्यावरणविद। मैं आप सभी के सामने आज उत्तराखंड में आई हुई एक भीषण आपदा जिसमें मारे गए हमारे बहन भाई को मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो अभी इसमें फंसे हुए लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, भगवान उनको सकुशल उनके परिवार से मिलाए। एक बड़ी दुर्भाग्य की ये घटना लगातार हो रही राज्य के साथ। उसके पीछे पूरी तरह से राज्य की नीतियाँ, योजनाएं जिनको अमल में लाने के लिए अनियमितताएं बरती जा रही हैं, वही जिम्मेदार हैं। आखिर राज्य की संपदा है क्या? राज्य में है क्या? हमारे राज्य में प्राकृतिक संपदाएं हैं, नेचुरल ब्यूटी है, जो डेवलपमेंटल वर्क्स के कारण डिस्टर्ब हो रही है लगातार। और अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में ये डिस्ट्रक्टेड होती जाएगी लगातार। अब अकेले देहरादून में ही देख लीजिए, इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, लोगों ने इतने सारे ज़मीन बेच दिए, जंगल बेच दिए, काट काट के कंक्रीट का जंगल उगाया जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। हमें इसमें सस्टेनेबल वे पे काम करना है, अन्यथा आने वाले समय में राज्य की जो विशेषता है, हमारे राज्य की जो स्पेशलिटी है, कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने आते हैं, जंगलों को देखने आते हैं, नदियों की सुंदरता देखने आते हैं, घाटियों की सुंदरता देखने आते हैं, वो ऐसे ही ख़त्म होती जाएगी। और लगातार दून घाटी की देख लीजिए स्थिति क्या है, ख़त्म होती जा रही है। ये जो चमोली में ऋषिगंगा नदी में जो आपदा आई है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से, उसके एक हिस्से से के टूटने से, ये आपदा भविष्य में बनी हुई है। भविष्य में आपदा अच्छे से आ सकती है, ज़्यादा बड़े अमाउंट में आ सकती है, बहुत बड़ी कष्ट दे सकती है अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि क्या है कि हम अपनी लालच को तो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नदियों को बांध दें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके प्रति जिम्मेदार हैं। बांधों का निर्माण, उसके निर्माण में जो ब्लास्टिंग टेक्निक का यूज़ होना, रोड कंस्ट्रक्शंस का, जो हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी हम ब्लास्टिंग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हिमालय भी बन रहा है, विश्व का सबसे नया पर्वत श्रृंखला हिमालय है, अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। अभी कल शाम को भूकंप आया था, हमारे हिमालयन रीजन के कारण ही आ रहा है। हिमालयन रीजन में पिछले 10 सालों में इतनी बार भूकंप आया है, मोर देन 500 टाइम्स भूकंप आया हुआ है। उसके पीछे कारण है। भूकंप को अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो प्लेटों के घर्षण के कारण आपस में जब लड़ती हैं,
एक दूसरे से घर्षित होती हैं, तब जाके भूकंप आता है। एक साधारण भाषा में हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे कहने का सेंस है कि लगातार जो हमारा हिमालयन सीरीज है, माउंटेन सीरीज है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसमें हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी अनियमितताओं के साथ। हमें इस पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। राज्य की वो एजेंसियां, देश की वो एजेंसियां जो डेडिकेटेड हैं इन सारे काम को संभालने में, रेगुलेट करने में, वो पूरी तरह से निकम्मी है, बिल्कुल रेगुलेशन का काम नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य के लोगों की स्वयं की जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने इसका बीड़ा नहीं उठाया तो आने वाले समय में हमारे राज्य की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है। हो सकता है हम जो प्राकृतिक संसाधन जिस पे हम गर्व करते हैं उसका इतना ज़्यादा दोहन हो जाए कि ये बचे ही ना, ऐसा भी संभव है। आप देखिए गंगा नदी पे कितने सारे डैम्स बन रखे हैं, छोटे छोटे कितने सारे डैम आपने बना रखे हैं, बिजली बेचने की लालच राज्य की ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है राज्य के युवाओं को इसमें आगे आना होगा और सोशल मीडिया की ताकत को पहचानना होगा। आपको जहाँ कहीं भी लगता है कि ये इलीगल है, ये तरीका सही नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हमारे जंगलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हमारे पहाड़ों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाइए, उसकी फ़ोटोज़ खींचिए और सोशल मीडिया, इंटरनेट पे डाल दीजिए। आजकल तो आपके पास हथियार है और एक बार अगर इंटरनेट पे आ गया तो फिर उसका तो अच्छी तरह से यूज़ हो जाएगा। और यूज़ होने का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव होगा। यही छोटा सा निवेदन है, आपको जहाँ कहीं गलत लगता है आप आवाज़ ज़रूर उठाइए, वीडियोस के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से, ऑडियोज़ के माध्यम से, और उसको हम तक पहुँचाइए। आपका अपना राज्य है, हम ही और आपको आगे आकर इसे बचाना होगा। नमस्कार, जय उत्तराखंड। हर वर्ष किसी न किसी रूप में उत्तराखंड आपदाओं का दंश झेलता है और अलग अलग तरीके के आपदाएं उत्तराखंड को झेलनी पड़ती है। काफी जान माल का इसमें नुकसान होता है। बहुत शुरुआत से तो नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से अगर शुरुआत करूं तो करीब 800 लोगों की इसमें मृत्यु हुई, जो सरकारी आंकड़े थे। इसके बाद 1998 में अगर पिथौरागढ़ की बात करें, मालपा भूस्खलन की, जिसमें करीब 300 से 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। काफी प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान हुआ। 1999 में अगर बात करें, चमोली का जो भूकंप था जिसमें करीब 100 लोगों की मृत्यु हुई और रुद्रप्रयाग का काफी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इफेक्ट हुआ इससे। 2013 की केदारनाथ आपदा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, एक अभिशाप हमारे उत्तराखंड के लिए था और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए जो दर्ज हो गया, और बहुत ही बड़ी वो एक त्रासदी थी जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए। ऑल ओवर द इंडिया से लोग आए हुए थे और काफी लोगों की मृत्यु हुई इसमें। तो कहीं ना कहीं जब हम कारणों के बारे में बात करते हैं, अभी चमोली का जो नया ताजा वाकया है जिसमें ये ग्लेशियर आपका टूट गया था, धौलीगंगा का जो बहाव जो है वो बहुत तेज हो गया था, जिस वजह से काफी हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कारणों के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो इसका कारण है वो है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, और ये इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और डेवलपमेंट का जो तरीका है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप 4 धाम सड़क परियोजना की बात करें तो कितने ही पहाड़ों को काट दिया गया है। ये जो पहाड़ है इनकी सेंसिटिविटी धीरे धीरे जो है वो कम हुई है, एकदम से ये सेंसिटिविटी कम नहीं हुई है। पहले जो हमारे पहाड़ थे वो इतने सेंसिटिव नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे क्योंकि जो डैम्स का निर्माण हुआ और हिमालय के साथ छेड़छाड़ की गई, बड़ी बड़ी हैवी जो हमारी सड़कें बनाने के लिए जो जेसीबीज और ये सब लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं हिमालय को ये कच्चा करने का काम कर रही हैं। तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी और उतनी ही ज्यादा जो है छेड़छाड़ हिमालय के साथ की जाएगी। उत्तराखंड के साथ साथ मैं हिमाचल को भी इस श्रेणी में लेना चाहूंगी, क्योंकि बरसात के वक्त पर वहां पर भी इसी तरीके की इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से 2-4 होना पड़ता है लोगों को। लैंडस्लाइड और भूकंप और बाढ़ जो है वो आम बात हो गई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बादल फटने की जो घटनाएं हैं पहले कम हुआ करती थी, अब
बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है बादल फटना, आज यहाँ फटा कल वहां फटा, खास करके आपका जो बरसात का समय होता है। तो सबसे प्रमुख जो इसका कारण है वो यही है कि बेतरतीब डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है नेचर का, और ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है अपने राज्य को लेकर, अपने राज्य की जो हमारी नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको लेकर, और काफी एक बड़े पैमाने पर इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। डैम्स की अगर बात करें तो टिहरी डैम ऑलरेडी एक फेलियर है, मैं उसे फेलियर मानती हूँ, क्योंकि जितनी जो वैल्यू बताई गई थी बिजली क्रिएट करेंगे, इतने 1500 के आसपास उसकी वैल्यू थी, वो उतनी बिजली जो है वो क्रिएट कर ही नहीं रहा है। वो करीब 1000 के आसपास की बिजली जो है क्रिएट करता है। तो औचित्य पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, और इसी के तर्ज पर अब आप पंचेश्वर बांध भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें काफी बड़ा एक जो हिस्सा है उत्तराखंड का, थोड़ा हिस्सा नेपाल का भी उसमें जाएगा, और भी इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक तौर पे भी काफी चीजों का हनन होगा इसमें। तो पर्यावरणविदों के भी यहाँ पर कोई स्वर उठते नजर नहीं आते हैं, लोगों के भी यहाँ पर कोई स्वर उठते नजर नहीं आते हैं, कोई गौरा देवी सामने नहीं आ रही है, कोई सुंदरलाल बहुगुणा सामने नहीं आ रहे हैं। पूरी की पूरी जो दारोमदार है वो कहीं ना कहीं आप सरकार के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते कि सरकार ही सब कुछ करेगी या सरकार ही ये चीजें देखेगी। उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, और इकोलॉजिकल जो डिस्टरबेंस है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल सीधी सी बात है, जितना ज्यादा नेचर के साथ आप मैनिपुलेशन करेंगे उतना ज्यादा नेचर आपको गिव बैक करेगी, वापस देगी। जितनी ज्यादा गंदगी आप समंदर के अंदर डालते हैं उतनी ज्यादा गंदगी आपको समंदर वापस देता है। तो ये नेचर का लॉ है कि अगर आप उसे एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो भी आपको एक्सप्लॉइट करेगी। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने वाली कोई बात नहीं है। सीधा सा इसका कारण ये है, जितनी भी आपदाएं हमने झेली हैं आज तक और हम आगे भी झेलेंगे, उसका यही कारण है कि इकोलॉजी जो है हमारी पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ना ही हमारा ना ही सरकारों का किसी का कोई ध्यान नहीं है। डेवलपमेंट आप कीजिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप तर्ज पर रखकर चीजें मत कीजिए, आप नेचर को तर्ज पर रखकर चीजें मत कीजिए। आप हिमालय को हिलाने का काम कर रहे हैं, आप हिमालय को और भी ज्यादा कच्चा करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता आया है, आगे भी होता रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कई सारे स्कॉलर्स जो हैं वो कह के गए हैं, कई सारे स्कॉलर्स ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कई सारी तरीके बताए हैं। आप बाकी बाहर के राज्यों की अगर बात करें तो छोटे छोटे डैम्स वहां पे बनते हैं, बहुत बड़े डैम नहीं बनते हैं। जैसे आपने टिहरी गढ़वाल का डैम बना दिया, अब आप पंचेश्वर की तरफ लालायित नजरों से देख रहे हैं। तो ये सब करके आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, आप अपने लिए ही अपनी ही इकोलॉजी को खराब कर रहे हैं, आप अपने ही नेचर को बेकार कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि पलट कर आपको जरूर मिलेगा। यही एक कारण है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल में तो इतना नहीं कहूंगी, लेकिन खासकर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अच्छे खासे लेवल पर जो है आपदाएं आती हैं। और बरसात के समय पे तो आप सभी जानते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो माध्यम है उनको अपनाएं। और अब आप जैसे कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बात करें तो जिसके लिए ऋषिकेश में आपकी जो रेल लाइनें हैं वो बिक चुकी हैं। अब आप देखिए कि कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा। पहाड़ों के बीच में से टनल आप निकाल के लेकर जा रहे हैं, पूरे पहाड़ों को आप वाइब्रेट कर देंगे, पूरे पहाड़ों को आप डिस्टर्ब कर देंगे। तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या नेचर आपको पलट के क्या प्रोवाइड करे? जो आप नेचर के साथ कर रहे हैं वही नेचर आपको पलट के प्रोवाइड करेगी। और इस तरीके की आपदाएं आप झेलने के लिए तैयार रहें। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जो 7 तारीख को जो धौलीगंगा नदी में जो पानी का सैलाब जो आया, उससे काफ़ी जान और माल को नुकसान पहुंचा, जिसमें काफ़ी लोगों के परिवार के सदस्य बह गए और कुछ शव अभी भी मिल रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो आपदाएं आ रही हैं ये प्राकृतिक है या मानव जनित है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक आपदाएं शुरुआत से ही आती रही हैं।
क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो अभी नया है, उसमें अभी बनावट हो रही है, उसमें अभी फॉर्मेशन हो रही है और वो अभी भी ग्रो कर रहा है। उस वजह से जो हमारा हिमालय का परितंत्र है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, जिससे ये चीज़ें होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले हमारी जो नदियां हैं, नदियों के आसपास ऐसे पौधों का चयन किया जाए जो वहाँ के मूल पौधे हैं। साइंटिफिक टर्म में इसका बोलते हैं नेटिव स्पीसीज़। नेटिव स्पीसीज़ क्या करती हैं? अगर वो उसको वहाँ पे लगाएंगे तो वो वहीं पे ग्रो करेगा, उसी एल्टीट्यूडनल रेंज में ग्रो करेगा। तो अगर नदी के पास की दोनों तरफ हम लोग प्लांटेशन कर दें, क्योंकि नदी का बहाव कभी भी आ सकता है, उसके सामने नदी के पास बांधों का निर्माण एकदम बंद कर दिया जाए और हमारे जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो वहाँ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गांव हैं, इतने गांव हैं, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है नदियों के पास ही बसा है। नदियों के पास होने के कारण लोगों को पानी की समस्या नहीं होती थी, तो वो लोग वहीं पे नदी के पास में ही अपना गांव भी बसा देते थे। कुछ गांव दूर दूर बसे हैं, नदियों से भी दूर बसे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं देख के नहीं आती हैं। कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा डेटा दिखाना चाहता हूँ। ये एक हिमालय की स्टडी है जिसमें हमने वहाँ का टेम्परेचर और वर्षा की रीडिंग ली थी। ये है वर्षा का स्तर 1985 इतना था। देखिए आप, इसमें शार्प डिक्लाइन हो रहा है। 2018 तक का जो डेटा है वो ये बता रहा है। दूसरी ओर अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान हर वर्ष लगभग बढ़ रहा है। तो ये है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें ये सोचने की भी ज़रूरत है कि हम इससे कैसे बचें। पेड़ों का कम होना, निचले शहरों में आबादी का ज़्यादा बढ़ना और असामान्य तरीके से वर्षा बर्फबारी होना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है।